Let's just start with some problem. Problem is somebody has written इसने ऐसा लिख दिया है, एक स्ट्रिंग इनपुट कर दिया, उसमें कुछ ब्लैंक्स हैं, एक वर्ड है, कुछ ब्लैंक्स हैं, एक वर्ड है, कुछ ब्लैंक्स हैं, एक वर्ड है, कुछ ब्लैंक, एक वर्ड है। जब तक कोई रिटर्न नहीं दबाता हमें वो कैरेक्टर्स पढ़ते जाते, रिटर्न आ जाएगा तो मैं रुक जाता। अभी ये जो स्ट्रिंग पूरी पढ़ी हमने, उसमें से अलग अलग शब्द अलग अलग निकालना, ये शब्द एक स्ट्रिंग में, ये शब्द दूसरे स्ट्रिंग में, ये शब्द दूसरे स्ट्रिंग में, ये शब्द चौथे स्ट्रिंग में, ये कैसे करें? ये प्रॉब्लम है, इन्होंने कुछ लिखा है, लेकिन अपन अलग से साथ साथ इस प्रॉब्लम को सॉल्व करें। पहले प्रॉब्लम को समझिए क्या करना है। ये पूरा का पूरा जो इनपुट आप देंगे, आपको स्ट्रिंग में पढ़ लेना है। जैसे मान लीजिए लाइन स्ट्रिंग 80 डिक्लेयर कर दिया, ये जो भी लाइन स्ट्रिंग रहेगी इसके अंदर आपको ये पूरा का पूरा ऐसा ये सब इसमें आना चाहिए, जीरोथ एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट, थर्ड एलिमेंट। ये जो है ये लाइन स्ट्रिंग, लाइन एसटीआर नाम की एरे डिफाइन करी, वो एरे में आपको ये पूरी की पूरी स्ट्रिंग पढ़ना है टिल यू गेट एंड ऑफ। दिस इज द फर्स्ट जॉब। सेकंड जॉब, यू हैव टू एक्सट्रैक्ट दिस इंडिपेंडेंट वर्ड्स। कितने वर्ड्स है मालूम नहीं, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकते हैं, मालूम नहीं। लेकिन जितने भी अलग अलग हैं उनको अलग अलग इकट्ठा करना है स्ट्रिंग, तो वो अलग अलग नाम से स्ट्रिंग में इकट्ठा करने के 2 डायमेंशनल एरे डिफाइन कर दिया इस तरीके से। ये क्या होगा, 40 by 80 एलिमेंट का कैरेक्टर एरे डिफाइन किया मैट्रिक्स। अब ये मैट्रिक्स कैसा दिखेगा, ये ऐसे दिखेगा। इसमें रोज कितनी है, 40 रोज है, 0th रो, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो, एक्सेट्रा। कॉलम कितने हैं, 80 है। अब हमें ये करना है कि इसके जो कॉलम्स हैं यहाँ पर 80 कॉलम्स, हर एक रो में एक एक वर्ड निकाल के भरना। तो फर्स्ट रो में क्या आएगा बताइए, ब्लैंक नहीं आना चाहिए वर्ड, वो ब्लैंक हमें इग्नोर करना, वो येलो आ जाना चाहिए। और उसके बाद में यहाँ पे \0 आना चाहिए ताकि ये स्ट्रिंग हो जाए। ये अगर एक वर्ड मिल गया अपने को, आगे जो नॉन ब्लैंक कैरेक्टर होगा वहां से दूसरा वर्ड चालू हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे ये वर्ड भर गया, ये ब्लैंक आ गई, इस वर्ड को खत्म कर देंगे, तीसरा वर्ड शुरू करेंगे। तीसरा वर्ड क्या है, हाउ, तो यहाँ आ जाना चाहिए और यहाँ पे \0 होना चाहिए। चौथा वर्ड है आर, तो यहाँ पे आना चाहिए \0। आखिरी वर्ड है यू, यहाँ पे आना चाहिए \0 आना चाहिए। हमें ढूंढते रहना पड़ेगा, मान लो स्ट्रिंग में है कि नहीं मालूम, तब तक ढूंढेंगे हम जब तक ये स्ट्रिंग खत्म नहीं हो जाती। ये स्ट्रिंग हमने इसमें पढ़ी है लाइन स्ट्रिंग, तो जाहिर है कि जब उसको एंटर कोई दबाएगा, हमें एंटर कैरेक्टर मिलेगा, तो उसकी जगह हमें यहाँ पे \0 लगा देना ताकि ये भी वैलिड स्ट्रिंग हो जाएगी, ये भी वैलिड स्ट्रिंग हो जाएगी।
So अभी I will redefine the problem. Problem, somebody will type words on a line. Input line में कुछ words type करें. Those words may be like this sample, could be any words. We are told that words are separated by blanks. Our job, one, read the entire string in a character array. That is the first job. So we define this. Second, separate out the words, removing all the blanks. अभी separate words को भी store करना पड़ेगा. We have to store those separate words. So where do we store? So we define another two-dimensional. Why we have said 40? I could have said 10 also, 20 also, 400 also. So what is the reason? Can you give me some justification? 40 क्यों लिखा है? 5 क्यों नहीं लिखा? 10 क्यों नहीं लिखा? 100 क्यों नहीं लिखा? हाँ? 40 लाइन्स नहीं आ रही है, 40 वर्ड्स आ रहे हैं खाली, इसमें लाइन नहीं आ रही. देखिए, इसमें कहीं भी लाइन नहीं है. यहाँ पे खाली एक वर्ड, यहाँ का एक वर्ड आने वाला है. फिर उसी लाइन एक ही पढ़ी हमने खाली, एक ही लाइन में जितने भी वर्ड्स हैं अलग अलग करने. अगर हमको कई लाइन्स में इस तरह से करना पड़ेगा तो हम कई वर्ड्स लिखेंगे इसमें. हाँ, मैक्सिमम अलग अलग कितने वर्ड्स हो सकते हैं एक लाइन में? अलग में भी एक ही लाइन. इस पूरी लाइन में देखिए, लाइन की लेंथ हमने लिखी है 80, यानी 79 कैरेक्टर्स हो सकते हैं. अब ज्यादा से ज्यादा कोई क्या कर सकता है? एक अक्षर लिख देते, फिर ब्लैंक, another letter, blank, another letter, blank. Every letter is a separate word. Now in 80 characters, if you have to give alternate blanks, then how many blanks will be there? Half of them will be blanks, half of them will be letters. There can be at the most 40 letters. And therefore, in a line, there cannot be more than 40 words separated by comma. That is the reason. People can argue differently, and even if you give a larger number, it doesn't matter. But this is the reasoning. But again I will repeat, कि हम लाइनें नहीं पढ़ रहे हैं, लाइन एक ही पढ़ रहे हैं. एक लाइन पढ़ के उसके शब्द अलग अलग करने के लिए हमें टू डायमेंशनल एरे चाहिए, क्योंकि एक एरे के एक रो में हमें एक वर्ड रखना है. ये 80 क्यों लिखे कॉलम? अगर 40 वर्ड लिखेगा तो एक ही अक्षर का वर्ड हो जाएगा. ये 80 इसलिए लिखे कि मान लो किसी ने एक ही वर्ड लिखा पूरा, लाइन की नहीं दी, तो वो पूरे 79 कैरेक्टर्स का हो जाएगा. पूरी स्ट्रिंग की स्ट्रिंग एक ही वर्ड होगी, वो तो हमें रखना पड़ेगा. अब हम ऐसा नहीं कर सकते कि टू डायमेंशनल एरे की कुछ रोज छोटी हो कुछ रोज बड़ी हो, ऐसा नहीं होता. इसलिए हमने ये जैसे साइज आप कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन साइज इस तरह से तय. इसके बाद हमारे फ्रेंड ने एक ऑब्जर्वेशन किया कि जब हम प्रोग्राम लिखते हैं इसके बाद हम लिखते हैं यूजिंग नेमस्पेस एसटीडी और इंट में. लेकिन अब अगर स्ट्रिंग फंक्शंस हम यूज कर रहे हैं, जैसे गेट कैर है, गेट एस है, ऐसे फंक्शंस हम यूज करते हैं. ये फंक्शंस कहाँ से आते हैं? हमने तो नहीं लिखे, we have not written them, somebody else has written them. Who has written them? The C++ library people have written them. ठीक उसी तरह जैसे C in और C out किसी ने लिख के दिया है, और वो चलने के लिए हमको इंक्लूड आईओ स्ट्रिंग करना पड़ता है. उसी तरह से अगर गेट स्ट्रिंग, गेट एस या स्ट्रिंग से संबंधित कोई भी फंक्शन हम यूज कर रहे हैं लाइब्रेरी का, तो C++ को बताना पड़ता है कि आपकी वो लाइब्रेरी हमें चाहिए. You have to tell C++ that I need that library also because I will be using getchar, getc, etc. And this is the way to tell it. C string is the name of the library in which all such functions are there. So once you say include this, those functions will be used. Then you can write, of course, the standard thing.
and then you are here, you will write the program. So you will declare character ISTR18, comma, word 40 by 5, 40 by 80. Then you will require a lot of indexes. First, you will require an index for this word when you are filling up this thing. So you will require I for row index and let us say J for column index. So I will declare I and J. Next, what will I require? I would have read the line string like this here. I will require some index which will keep going to various positions of this line string, which has to be different from I and J. So let me say I use K here, and in my notebook I will write somewhere that the index here used will be K. I will require the total number of words that I have so extracted. 5 है, 3 है, 2 है, कितने हैं मालूम? उसको लिख देते हैं n words. और आगे अगर कुछ गरज पड़ी तो we will add. So these are my declarations. Now first thing what I will do is read the given input line. जो लाइन दिया है इनपुट में वो पूरी की पूरी पढ़ना है आप. अब बताइए कैसे पढ़ेंगे? लाइन स्ट्रिंग में ये लाइन पढ़ना है. So tell me the instructions now. This you should be able to do. Tell me yes. एक कैरेक्टर वेरिएबल एक तो लगेगा कोई तो क्या यूज करेंगे उसके लिए? हमने x यूज कर लेते हैं. I am writing one way of doing it. There are multiple ways of doing it. I can say x is equal to get char. ये एक वर्ड आ गया. कब तक हमें पढ़ते रहना है यहाँ पे? जब तक एंड ऑफ लाइन नहीं आ जाए. While x is not equal to end of line, तब तक करते रहो जो भी मैं लिखूंगा यहाँ पे. ठीक है? क्या करना है मुझे? एक एक कैरेक्टर पढ़ के ये एरे में डालना है. लाइन स्ट्रिंग वाले एरे में पहला कैरेक्टर तो हमने पढ़ लिया. तो क्या करेंगे हम यहाँ पे? लाइन स्ट्रिंग समथिंग इक्वल टू एक्स. तो एक्स चला जाएगा इसमें. लेकिन समथिंग क्या होगा? कहाँ जाना चाहिए इसमें? अब देखिए हमने क्या सोचा था कि लाइन स्ट्रिंग का इंडेक्स होगा के. तो हम यहाँ पे के लिखेंगे. लेकिन के की वैल्यू क्या है? क्या होनी चाहिए सबसे शुरू में? 0 होनी चाहिए. तो हम यहाँ पे के इक्वल टू 0 लिख देते हैं. ये अगर भूल गए तो दवाई बच जाएगी. सो इनिशियलाइजेशन ऑफ के इज रिक्वायर्ड. अभी तक हमने क्या किया है? एक अक्षर पढ़ा है. वी हैव रेड वन लेटर. We have started an iteration, and once we go inside the iteration, that later we are assigning to the kth position. तो ये पहले इस सेगमेंट जब एग्जीक्यूट होगा तो यहाँ पे ये पहली ब्लैंक आ जाएगी. तो शुरू में ब्लैंक करते हैं. अब इसके बाद हमें दूसरा लेटर पढ़ना है और ये रिपीट करना है. तो दूसरा लेटर इस लूप के एंड में पढ़ लेंगे. x is equal to जो पहला लेटर पढ़ा था डाल दिए. अभी नेक्स्ट लेटर पढ़ा. ये लूप खत्म हो गया तो वापस जाएंगे हम यहाँ पे.
क्या वो चेक करेगा इज टू लेटर नॉट इक्वल टू बैकस्लैश। यहाँ तो दूसरा भी ब्लैंक है तो बैकस्लैश नहीं आएगा, फिर मैं अंदर आऊँ। इस तरह से मैं ये करते जाऊंगा जब तक ये सब लेटर नहीं आ जाए। एक गड़बड़ है, पहले लेटर में k इक्वल टू 0 था, so the first character was put into 0th location. यहाँ पे I have read the second letter, I am going back and I am again putting it in the 0th location. ठीक है? Let us read the entire array, entire characteristic. अभी इसी को सरलता से करने के लिए एक फंक्शन होता है getS। ये getS बिल्ट-इन फंक्शन है लाइब्रेरी का, और getS लिखने से इसका मतलब है इनपुट पे जाओ, जो लोग टाइप कर रहे हैं सब कैरेक्टर पढ़ते जाओ, और जब भी कोई एंड ऑफ गेट आते तो बंद कर दो भाई, और ये पूरी की पूरी स्ट्रिंग पढ़ेगा अपने आप। ये जो आपने किया है इतना सब काम, ये खाली एक फंक्शन कर रहे, ये सब का सब काम ये एक फंक्शन करेगा। वन फंक्शन विल डू ऑल ऑफ दिस। सो सपोज आई से फंक्शन कॉल, आप उस फंक्शन कॉल को वो कैरेक्टर अरे का नाम भेजते हैं, और वो जो फंक्शन कॉल है वो कैरेक्टर अरे लेके अंदर ही अंदर ये सब कैरेक्टर पढ़ लेता है एक लाइन के। जहां पे भी एंड ऑफ लाइन आ जाएगा न्यू लाइन, वहां पे वो अपने आप \0 लगा के इस स्ट्रिंग को वापस भेज देगा। सो getS will return everything including this बैकस्लैश। नोटिस, अगर हम इस तरह से लिख रहे हैं, हमने कैरेक्टर्स को सब पढ़ लिए, ये जब आया एंड तो यहाँ से हम बाहर निकल के आ जाएंगे, ऐसे करते जाएंगे, और जब ये \n यानी न्यू लाइन कैरेक्टर एंटर किसी ने दबाया, हम यहाँ पे आ जाएंगे। लेकिन अभी हमने \0 नहीं लिखा, तो अभी क्या करना पड़ेगा? क्या हमें लिखना पड़ेगा बैकस्लैश, नहीं तो हमें पता कैसे चलेगा स्ट्रिंग खत्म कब? वो स्ट्रिंग यहाँ पे भी खत्म हो सकती है, यहाँ पे भी हो सकती है, कहीं भी हो सकती है। इसलिए भी जब भी आगे एंटर दबाते स्ट्रिंग खत्म हो जाएगी। ये हमें करना पड़ेगा। ये भी काम जो है वो getS, यानी इतना कोड लिखने की बजाय इंस्टेड ऑफ राइटिंग ऑल ऑफ दिस यू कैन जस्ट राइट getS, यू getS। getS takes all the characters that you type till you press enter. When you press enter, getS stops. And instead of enter भी पढ़ा है उसने, तभी तो उसको समझाना कि enter आएगा। So it will read this character, it will also read enter. But the moment it reads enter, it says input and enter. So enter को निकाल देगा और वहाँ पे \0 डाल देगा। It will read enter, but instead of that, it will put a backslash in. अभी enter कब पढ़ा? आपने ये बैकस्लैश डालना है यहाँ पे, आप कहाँ डालें? बैकस्लैश हमें कहाँ डालना है? यहाँ पर डालना है। ठीक है, जिस जगह एंटर पढ़ा हो, कोई वैल्यू है मान लीजिए k की, जैसे एंटर जब पढ़ा तो k की वैल्यू मान लीजिए थी 51। ठीक है, तो 51st एलिमेंट जो है उसमें हमें \0 लिखना चाहिए कि एंटर हटा के। दैट इज व्हाट वी शुड डू। हाउ विल यू डू दैट? व्हाट शुड बी द वैल्यू हियर? बिकॉज़ यू डोंट हैव 51 52, हाउ आर यू कीपिंग ट्रैक ऑफ दैट इंडेक्स? लाइक k, you have to tell me what will be the value of k here. Suppose I write k here, will it be all right? स्ट्रिंग लेंथ तभी चलेगी जब किसी स्ट्रिंग में \0 लिखा हुआ होगा। स्ट्रिंग लेंथ
बैकस्लैश 0 अगर होगा तो पता करती कितनी लाइन। बैकस्लैश 0 तो है ही नहीं आपके, आप तो एक एक कैरेक्टर पर रहे। देयर इज बैकस्लैश 0, you have got blank blank hello blank pearl blank 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 you blank 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 enter, इतनी स्ट्रिंग आई आगे लगा, इसमें बैकस्लैश 0 तो है ही नहीं। so string length function cannot be used because this string is not a valid string, you have to make it a valid string। और स्ट्रिंग को वैलिड बनाने के लिए आपको बैकस्लैश 0 डालना है। कहाँ डालना है ये सब, यहाँ मैंने लिख दिया टेक, तो हम टेक इंडेक्स यूज कर। अब सोचिए टेक की वैल्यू ठीक है कि a+1 लिखेंगे, चलिए ट्राई करते देख लीजिए। जब ये बैकस्लैश n इसके अंदर गया तो k की वैल्यू 51 थी मान लें। बैकस्लैश n जो इस एरे के अंदर कहाँ जा सकता है, खाली इस स्टेटमेंट से जा सकता है। जब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा तभी कुछ अंदर जाएगा, अदरवाइज देयर इज नो वे इट कैन गो। That means this backslash n would have gone here when k would have been how much? So here is a question: will backslash n ever go inside this line string? Here is the flowchart. First I am getting this x is equal to get क्या, then I am coming here is x equal to n, equal to n है तो बाहर निकल। असल में हमने जो कंडीशन ऐसी भी लिखी, क्या लिखा है x नॉट इक्वल, इसको कैसे लिखेंगे यहाँ पे x नॉट इक्वल टू, अगर नॉट इक्वल टू है ना तो यहाँ पे यस आएगा और यहाँ पे नो आ जाएगा। This is the exact representation of our law, but both are same, meaning is same। अब मैं आपको कह रहा हूँ कि जहाँ पे बैकस्लैश n इस स्ट्रिंग में घुसा उस जगह पे हमें बैकस्लैश 0 डालना है। आप सबने मान लिया, क्या बैकस्लैश n इस एरे में कभी जा सकता है? जा ही नहीं सकता। Any element which goes into this array is assigned by this statement। Will I ever come to this statement if that character x is backslash n? I will not come here at all. If x is equal to backslash n, this condition will be false, and I will get out. Only if x is not equal to backslash n, I will keep doing this. Now, what it means is that suppose the backslash n was at 51st position, then when I read x equal to get char, at that point, whatever was the value of k, that is the position where backslash n was read in x, and I have come out. So in that position only I have to write backslash 0. So ये बिल्कुल सही है हमारा, k is correct, not k। जिस पोजीशन पे बैकस्लैश n होता, अगर हम अंदर जाके उसे असाइन करते, वो नहीं क्या है बाहर आ गया, take your value side। By the way, this is a small but important। You have to do some mental counting। Mental counting करना पड़ेगा आपको कि बराबर जगह बैकस्लैश 0 लिख रहे हैं कि नहीं। ये आप k लिख दिया यहाँ पे, k की वैल्यू है 51 मान लीजिए।
स्ट्रिंग की लेंथ कितनी हुई 51, क्योंकि 0 से शुरू हुआ, 0 1 2 3 4 अप टू 50 वैलिड कैरेक्टर्स है और 51st पोजीशन में आपने बैकस्लैश 0 डाला। So the length is actually equal to the element index where the backslash 0 is. Incidentally, after doing this, suppose you had said here int n words and let us say length, just to find out what is the length. If you say will that not be correct? You can try this program out and try to say the following. See how? And you can also try, see how? If you invoke this function, you go to C++ library. You say, please tell me what is the strlen of this string. strlen is the string function which gives you the length of a string. उसको अगर आप ये कैरेक्टर वाले पैरामीटर देते हो जिसमें वैलिड स्ट्रिंग है तो वो उसकी लेंथ कैलकुलेट करके दे देगा। वो क्या करेगा, फंक्शन कुछ नहीं करेगा, गिनेगा 1 2 3 4 5 कितने कैरेक्टर हो गए, बैकस्लैश 0 आ गया, कर दिया। That is what you have done maybe. So you will find that both this and this are same. There is no difference. But what is crucial is to keep this game. The point I am saying is that if instead of doing all of this, if you just say get a line string, it will get the line string automatically and it will put a backslash 0 at it. Now in this case, if you use this, आपके पास k तो है ही, आपने ये रूप नहीं चलाया है, आपको पता नहीं कितनी लेंगे। ऐसे समय में हम बोल सकते हैं at the point. So first by a function call to read a string. The getDes will automatically put a backslash 0 at the end. Then next you invoke another function, string length. This is supposed to find length of any valid string. To that you give line string to a line and it will find out the length. So this is a different way of programming. This you should do to understand what happens inside. This you should do in actual professional program. किसी ने प्रोग्राम लिखा है उसको यूज करो, जैसे क्यों लिखा लिखना क्या है, ये था ये अलग अलग कैसे निकालो, ये आपकी लाइन स्ट्रिंग। आपको मेजर इटरेशन तो करना है, वो यहाँ से लेके यहाँ तक करना है, एक एक कैरेक्टर देखते रहना है, फिर उसमें आपको तय करना है कि वो कैरेक्टर यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, यही काम है। तो जो मेजर इटरेशन जो है that will be around this string only, isn't it? So effectively your iteration can be very simply written as for k equal to 0, k less than n, ये इटरेशन हो जाए। You want to examine what is this character, 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 ठीक है? ये मेजर इटरेशन। अब इस इटरेशन में आप बार बार आएंगे
तो हर बार k की वैल्यू पहले 0 होगी, 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी। अभी यहाँ पे मैं रफली इंग्लिश में लिखता हूँ कि क्या मेरा एल्गोरिथम होना चाहिए। अगर कोई वर्ड है, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ HELL, यहाँ हो तो मुझे क्या करना है, जो भी वर्ड करंटली चालू है उसके अंदर ये कैरेक्टर डाल देना है। जैसे ये वर्ड में भर रहा हूँ और मेरा के ये मिल गया मुझे और वो लेटर ब्लैंक नहीं है, तो मुझे यहाँ डालना है, ये है तो यहाँ डालना है। अगर ब्लैंक आ गया तो क्या करना? तो दो पॉसिबिलिटीज है, या तो मुझे कोई लेटर ब्लैंक मिलेगा या लेटर ब्लैंक नहीं मिलेगा। तो मैं x को यहाँ लिख देता हूँ, x इज इक्वल टू लाइन स्ट्रिंग a, यानी जो भी लेटर है के पोजीशन पे उसको x बनाना। अभी मुझे क्या करना है, if x is नॉन ब्लैंक, अंग्रेजी में if x is नॉन ब्लैंक, तो क्या करना चाहिए मुझे? ये नॉन ब्लैंक कब आएगा? यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, उसके बाद यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, यहाँ नहीं आएगा। मान लीजिए मैं यहाँ पे हूँ, मेरा x ये, उस समय मैं क्या कर रहा हूँ? मैं इस r को यहाँ पे असेंबल कर रहा हूँ। उस समय i की वैल्यू 3 होगी और j की वैल्यू 1। तो जो भी पोजीशन है उसमें मुझे इस r को डाल दे। I find a non-blank character, I have to put it in the current word wherever it is. If any non-blank character comes, then whatever is the current row number and current column number, I should insert this non-blank character. If x is blank, अब क्या करना चाहिए मुझे? ब्लैंक कहाँ आ सकता है? यहाँ ब्लैंक आ सकता है, यहाँ ब्लैंक आ सकता है, यहाँ ब्लैंक आ सकता है। ब्लैंक आ गया तो मुझे कुछ नहीं, अगला शब्द जाता है। भाई अगर यहाँ पे आ गया मैं तो कुछ करना तो है नहीं, यहाँ पे ब्लैक नहीं भरना मुझे कहीं। I don't want to keep it black. So if I come across this black, I should just go carry on. I will have to say continue the iteration. Continue का मतलब है बाकी जो नीचे लिखा होगा छोड़ दो, अगला iteration चालू। Continue the iteration. But this looks very simple. There is a problem here. क्या problem हो सकता है इस तरीके से? मेरी i और j की वैल्यूज क्या है? मान लीजिए इनिशियल वैल्यू जो है वो हम यहाँ पे लिख देंगे i इक्वल टू 0, j इक्वल टू, यानी हम यहाँ पर हैं। अब देखिए कैसे जाता है। ये स्ट्रिंग पढ़ना शुरू किया उसने और k इक्वल टू 0, k लेस देन नहीं, k प्लस, k 0 है, 0 एक कैरेक्टर x में पढ़ा उसने, यहाँ आया is x नॉट ब्लैंक, तो यहाँ पे आएगा। चलो आगे, k की वैल्यू बढ़ गई, k की वैल्यू क्या होगी? 1 is 1 नॉट ब्लैंक, नो ब्लैंक, नीचे आ गया। k की वैल्यू बढ़ी, k is 2 नॉट ब्लैंक, नो is ब्लैंक, कम डाउन। k हो गया 3, अब ये आ गया। अब इसने यहाँ पे आया is x non blank? Yes, it is non blank. Now it will execute this. x जो है वर्ड i j में चला गया, यानी यहाँ है वैल्यू आ, ठीक है। यहाँ पे भी मुझे कंटिन्यू लिखना चाहिए क्योंकि अगला इटरेशन करना चाहिए, बाकी सब छोड़कर। यहाँ पे आ गया, k की वैल्यू बढ़ गई, k की वैल्यू हो गई अब 4, क्या वैल्यू होगी? e पढ़ा उसने, x में क्या आया? e, is e blank? No, it is not blank। कहाँ जाएगा ये?
एच की जगह ही चला जाएगा, एच को ओवरराइट कर देगा, ये तो सही नहीं है। तो इसका मतलब जब भी मैं इसको असाइन करूं कोई, तो मुझे इसका कॉलम आगे बढ़ा देना चाहिए। अब ये बराबर होगा, अब ये ई चलाएगा, जे इक्वल टू 1 हो जाएगा, ई इधर चला जाएगा, एल पड़ेगा, अगला जो है एल को एक्सेस करेगा, एल यहाँ चला जाएगा, एल यहाँ चला जाएगा, वो भी चला गया, ठीक है, वो चला गया तो हेलो वर्ड आ गया, बैकस्लैश 0 नहीं आया, अरे हेलो आया। मैं तो कैरेक्टर स्कैन कर रहा हूँ, वो एरे को मैं देखते जा रहा हूँ, ये हेलो हो गया, इसके बाद अभी ब्लैंक आ गया, नेक्स्ट कैरेक्टर के जो नेक्स्ट वैल्यू होगी वो ब्लैंक आ जाएगा। मैं यहाँ आया फिर से, इज के नॉट ब्लैंक, नो इज अ ब्लैंक हियर, कंटिन्यू, वापस है, अब ये करना होगा। इज डब्ल्यू नॉट ब्लैंक, यस इज नॉट ब्लैंक, क्या कर रहा हूँ मैं, वर्ड आई जे इक्वल टू एक्स, यानी ये यहाँ पे डब्ल्यू लिख देगा, तो गड़बड़ है। यानी ये प्रोग्राम क्या करेगा, ये सबको सिमटा देगा, सब ब्लैंक्स निकाल के, लेकिन एक ही वर्ड में सब लिखेगा। मेरे अलग अलग वर्ड नहीं लिखेगा, आई वोंट गेट सेपरेट वर्ड्स, ऑल वर्ड्स विल कम, आई डोंट वांट दैट। मींस व्हेन आई फाइंड द ब्लैंक फॉर द फर्स्ट टाइम, I must set some flag saying now I should change this index I from 0 to 1. If x is blank, two things I should do. And then continue. Okay? If character is blank, I should change I to 1 and then continue. Abhi that means when I come to this W after this blank, W will go where? Will it go here? I has become 1. What is the value of J? J is here. So अभी क्या हो जाएगा? कैसे नहीं आएगा? The W will now come here. Because I has become 1, but J is still whatever it was. तो अभी ये वर्ड ऐसे लिखेगा, फिर उसके बाद एक लाइन के बाद कुछ और लिखेगा, ये भी ठीक नहीं। दो चीज, फर्स्ट स्ट्रिंग इन द फर्स्ट रो वी हैव नॉट कंप्लीटेड, वेयर इज बैकस्लैश 0, ये यहाँ आना चाहिए था, नहीं लिखा है हमने। यानी जैसे हमें ये जानना जरूरी है, खाली ब्लैंक नॉन ब्लैंक से नहीं पता चलता, एक वर्ड चालू हुआ है, एक वर्ड खत्म हुआ है, ये भी हमें पता करना है। Whenever a word ends, I have to put a backslash. Whenever a new word starts, I have to go to next row. So whenever a word ends, I can set things such that the next one can start. When does a word end? First blank after the non-blank time. There is another problem here. For example, you take this. Initially is this here. This is blank. I will come here. What am I doing? I equal to I plus 1. अभी तक कुछ कहे ही नहीं है। फर्स्ट ब्लैंक पे I equal to 0 से 1 होगा। दूसरी ब्लैंक पे I equal to 2 हो गया। तीसरी ब्लैंक पे I equal to 3 हो गया। फिर से मुझे पहला वर्ड आएगा तो ये हेलो यहाँ लिखना शुरू कर देगा। That is not correct. So how do we arrange the logic? So you have to keep track of when a word begins and when a word ends. अब ये कैसे कैसे पता चलेगा कि वर्ड कब शुरू हुआ है, वर्ड कब खत्म हो रहा है? इसके लिए हम एक फ्लैग का उपयोग करते हैं। असल में बूलियन डिसीजन हमें याद रखना है कि वर्ड शुरू हुआ है कि नहीं हुआ। देखिए हम लोग पढ़ते समय क्या करते हैं? When we are reading this by ourselves, हमारी आंखों से देख के समझ रहे हैं। When I am here, I know this is part of this word. When I am here, I know new word has started. When I am here, I know one word has ended.
So this is ending a word and this is starting a word. A word starts when after one or more blanks, a non-blank character comes for the first time, then the word starts. A word ends when after a non-blank character, the blank comes for the first time. For example, here, this word ends here, but a word has not ended here, although that is also blank. पहली बार जब blank आया तभी word खत्म हुआ, उसके बाद तो नहीं करना। तो अभी now how do I remember? तो क्या मैं कोई फ्लैग नहीं यूज कर सकता हूँ? एक झंडा लगा दिया वहाँ पे, भैया एक वर्ड खत्म हो गया, अगला वर्ड चालू हो गया, कैसे करूँगा? Let us divide two flags. I will define two flags. Start word, end word. Please note, I am defining these as integer variables. लेकिन ये स्टार्ट वर्ड एंड वर्ड की वैल्यू जो है 15, 20, 50 ऐसे नहीं होने वाली, वो मैं फ्लैग करके यूज कर रहा हूँ। फ्लैग का क्या इंपॉर्टेंस रहता है दुनिया में? फ्लैग या तो ऊपर रहता रहता है या नीचे रहता है। It has two steps. It is either up or it is down. If it is up, means the word has started. If it is down, word has not started. If this flag end word is up, word has ended. If it is down, word has not ended. This is my concept. So I will assume it will have value 0 or 1, 0 or 1. ठीक है? इसकी इनिशियल स्टेट क्या रहेगा? जब हम ये स्क्रीन देखना शुरू करेंगे तो इन दो फ्लैग्स की क्या कंडीशन होगी? As a word started, no, I don't know. As a word ended, definitely. The 0th word has ended. इसके पहले कुछ नहीं था. मान लीजिए इसके पहले God, ऐसा बोलते था. तो इसका मतलब क्या हो जाता? ये God के बाद की पहली ब्लैंक है, यानी ये वर्ड यहाँ खत्म हुआ है. Word has ended. Has a new word started? No. So what should be the initial value of start word and end word? New word has not started, so start word should be 0. But a word has ended, so end word should be 1. End word का मतलब क्या हुआ? कि मेरी I की वैल्यू बढ़ जानी चाहिए. मैं अगर यहाँ हूँ तो यहाँ आना चाहिए, मैं अगर यहाँ हूँ तो यहाँ आना चाहिए, मैं अगर यहाँ हूँ तो यहाँ आना चाहिए। शुरू में तो कहीं भी नहीं हूँ, तो शुरू में आई की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 0 होनी चाहिए। तो इसका मतलब यहाँ आने से पहले मुझे ये इनिशियलाइजेशन करना है, तो मैं क्या क्या इनिशियलाइज करूँगा? स्टार्ट वर्ड इज इक्वल टू 0, एंड वर्ड इज इक्वल टू 1, ठीक है, और आई इज इक्वल टू, वो स्कैन शुरू करने से पहले ही मुझे 0th वर्ड नहीं लिखना है, अगला वर्ड जो मेरा है वो 0th वर्ड। अगर कहीं बाद में एंड वर्ड मिल गया मुझे तो मैं आई को बढ़ा दूंगा। जब तक वर्ड नहीं मिलता है जब तक आई 0 रहे। शुरू होने से पहले मेरा स्टेज जो है वर्ड हैज एंडेड हाइपोथेटिकली, न्यू वर्ड हैज नॉट येट स्टार्टेड। कब स्टार्ट होगा? पहला नॉन
नॉन ब्लैंक कैरेक्टर मिलेगा तब वर्ड स्टार्ट। जब भी नॉन ब्लैंक कैरेक्टर मिलेगा तो वर्ड स्टार्ट होना चाहिए। अब मैं ये पहले फ्लैग्स को देखता हूं कि फ्लैग्स की परिस्थिति क्या है। k इक्वल टू 0 कहां पे हूं मैं? यहां पे। ये क्या कैरेक्टर है? ब्लैंक। I have to take decision. अब लॉजिक लिखे क्या क्या करना है, कितनी पॉसिबिलिटीज है देख ली। पहली पॉसिबिलिटी जो हमने पहले लिखी कि ये जो है कहीं यहाँ पर, तो इसका मतलब मेरा करंट वर्ड चालू है, उसमें मुझे लिखना है जो पहले हमने लॉजिक करा। दूसरी पॉसिबिलिटी है मैं कहीं तो भी यहाँ बीच में, पहले भी ब्लैंक था और उसके बाद में ब्लैंक देख रहा हूँ, छोड़ देना है मुझे, कुछ करना नहीं। मुझे देखना क्या है कि पहला नॉन ब्लैंक कैरेक्टर कब आता। अब चूंकि मैंने यहाँ पे शुरू किया है, पहला नॉन ब्लैंक कैरेक्टर मिलने से मुझे क्या करना है? ये फ्लैग को क्या करना है? आई को बढ़ाना है और फ्लैग को स्टार्ट वर्ड को अप कर देना है, एंड वर्ड को 0 कर देना है। If I get the first non-blank character, provided end word was 1 earlier, पहला अक्षर अगर तब हो गया है तभी ये सब करना है। नहीं तो ये नॉन ब्लैंक हुआ है कि यहाँ पे जाऊंगा तब भी नॉन ब्लैंक होगा। या इस समय मुझे आई को बढ़ाना है, खाली यहाँ बढ़ाना है। यहाँ मैं कब आता हूँ? यहाँ जब आऊंगा तो फ्लैग की कंडीशन क्या रहेगा? मेरा स्टार्ट वर्ड 0 रहेगा, एंड वर्ड 1 रहेगा। ठीक है, so now I will say if x is not blank, यानी ये कैरेक्टर पढ़ा हूं मैं कहीं तो भी यहाँ हूं, इसके भी यहाँ हूं या यहाँ हूं या यहाँ कहीं तो। अब इसमें मुझे खाली क्या करना है? अगर मैं यहाँ हूं तो मुझे देखना है कि नया वर्ड शुरू हो जाना चाहिए। अगर मैं यहाँ हूं तो ये कैसे पता चलेगा? इसका प्रीवियस ब्लैंक, इसका प्रीवियस ब्लैंक, तो ये पता चलेगा ये प्रीवियस ब्लैंक है। इसका मतलब ब्लैंक क्या था उस समय? हमें एंड वर्ड मिल चुका था, स्टार्ट वर्ड नहीं मिला। सो नाउ इफ आई से इफ एंड वर्ड इक्वल टू 1 एंड स्टार्ट वर्ड इक्वल टू 0 है, तो हमें क्या करना चाहिए? नया वर्ड चालू हो जाना चाहिए। यहाँ पर है आई बढ़ गया 1 से और h जो है x जो है इसमें चला गया। At that time start word should become 0, it has not yet become 0. It was 1 earlier. Oh sorry, start word is end word is 1 and start word is 0. शुरू में तो यही है ना, अभी तक बदला ना। Okay, let me do it the other way. I'll come to this. Perhaps you are looking at this. So let me first say,
if चलिए बताइए x ब्लैंक है तो मुझे क्या करना? If initially x is blank, I am still where I am. No change has happened. I will just continue. If these blanks are there. But now I want to distinguish between whether this blank is here. यहाँ पे है तो क्या करूँ? So you have to do different things. Whether you are here or here, it is different. In these three blanks, if you are here or here, you have to continue. But if you are here, you have to set the flag. You have to change I. You have to put backslash 0. J blank, J plus 1 will work. So J plus 1 will fit. Condition J plus 1 will work and I can. No, so I have to remember the previous word, previous character. Okay. Let us think of it through another way. All decisions are based on what was the previous character. Let us put it the other way around. Let us simplify this problem. Let me not do this end word start word. Let me work out a simpler logic problem. Suppose you are at some position K and let's say you are here. Let us consider the possibilities when K is pointing to a non-blank word, non-blank character and the previous character, what it was. In this case, the previous character is a valid character, non-blank character. That means this should simply go into the current position of I and J. Nothing is to change. But if K was here, then previous character was blank character. So this previous word should end, new word should start. But suppose now here, if the previous blank was there, then new word should start is correct. But is this blank ending the previous word? The previous word has ended here only. And how did we know that previous word ended? When the first blank came after the non-blank character. So the key issue is to remember what was the previous character, what is the current character. Okay? If I have these two, I will be able to set up my work. Let us examine that. So I have defined here Kx and I will say prim x and then previous x. ठीक है? इसके शुरू में prim x को मैं ब्लैंक बनाता हूँ। यानी यहाँ से शुरू होने से पहले मुझे पता नहीं है whether I will get blank or not, but I will assume that prior to this there was a blank. So I am starting up. Okay. Now you tell me what should I do? How many possible conditions are there? One, the current character is blank, previous character was also blank. Two, the current character is non-blank, previous character was non-blank. That means this character is part of the current word. If previous blank, this blank, that means ignore. That is the thing that we had written earlier. If blank and if non-blank, that is what we have. But we have to do it not on the basis of x alone, but also on the basis of prev x. So if x is blank and prev x is also blank, ignore. If x is not blank and prev x is also not blank, insert in the current word. ये दो simple. Now the other two possibilities. If x is blank and previous character was non-blank, stop the previous word. So increase R, put a backslash 0, increase R. That's all. As a new word started, we don't know it. And the last condition, if x is not blank, but prev x was blank, new word has started,
So go to the new word. एक केस में we will simply close the old word. In another case we will start the new word. And in the other two cases we will either continue or we will insert. Suppose I use this one. Now how does it work? Let us see. If x is equal to blank and pre-x is also equal to blank, क्या करना चाहिए मुझे? कंटिन्यू. लेकिन कंटिन्यू करूंगा तो ये k आगे चला जाएगा. k आगे चला जाएगा तो x is equal to अगला वर्ड आ जाएगा, लेकिन pre-x तो वहीं रह गया. कंटिन्यू करने से पहले मुझे क्या करना पड़ेगा? प्रीवेक्स इक्वल टू एक्स को करना पड़ेगा ना. तो मैं आगे जा रहा हूँ तो पीछे वाले का ख्याल रखना. Whenever I go to the next character, I have to take prevex equal to current x and then go to examine the next x. ये ठीक. और इसके बाद में हम लिख देंगे कंटिन्यू. कुछ करना धरना नहीं है यहाँ पे. But notice the decision is taken not only on the basis of whether x is blank or not, but whether previous x is also blank. If previous x is blank, then I have to continue, but I assign x to previous. That I will keep going with. If, what was the other simple possibility where I said, if x is not blank, not equal to blank, and if x is also not equal to blank, इसका मतलब मैं कहाँ हूँ? मैं कहीं यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, कहीं तो भी बीच में किसी वर्ड के बीच. इस समय मुझे क्या करना है? जो करंट कैरेक्टर है वो करंट वर्ड में डालना है. करंट वर्ड है i, j. उसमें मुझे क्या डालना है? x. और प्रीफ x इक्वल टू x लिखना और कंटिन्यू करना. J प्लस प्लस इम्पोर्टेंट है क्योंकि मैं कहीं तो भी यहाँ हूँ, मैंने ये अक्षर लिख दिया तो J को आगे बढ़ा दिया. चलो ये दो कंडीशन हो. अब मुझे दूसरी कंडीशन जो लिखना है वो लिखना है कि x ब्लैंक है लेकिन प्रीवियस एक ब्लैंक नहीं था. ये कब हो सकता है? x ब्लैंक है, प्रीवियस एक ब्लैंक. x ब्लैंक है, प्रीवियस एक ब्लैंक. यानी जब एक शब्द खत्म होगा तभी ऐसा होगा. तो अगर ऐसा हुआ तो हमें शब्द खत्म करना है. कैसे शब्द खत्म करेंगे हम? ये हम वर्ड में असेंबल कर रहे थे. ये जो पोजीशन थी वो नया अक्षर लेने के लिए तैयार थी. जो भी if I had got a new character, I would have inserted it here. Now I have nothing to insert. So it is that position that I should insert backslash 0 because I have to go closer to this. I will say.
ठीक, वर्ड आई जी बैकस्लैश जी, ये वर्ड खत्म हो गया। अगला वर्ड क्या मैं अभी चालू कर सकता हूँ? क्योंकि अगला वर्ड है कि नहीं मुझे मालूम नहीं। मान लीजिए मैं यहां पर हूं, दिस इज प्लान, प्रीवियस नॉन प्लान, ये वर्ड खत्म हो गया, लेकिन आगे कोई वर्ड ही नहीं, तो मैं क्यों चालू करूं? लेकिन एक काम करूंगा, एक वर्ड खत्म हो गया है तो नंबर ऑफ वर्ड्स को मैं एक से बढ़ाना चाहता हूं, तो इसका मतलब है नंबर ऑफ वर्ड्स जो था यहाँ पर n वर्ड्स, इसको मैंने शुरू में n वर्ड्स इक्वल टू 0 लिखना है, और इस कंडीशन में आता हूं तो n वर्ड्स प्लस प्लस कर देना चाहिए। एक बढ़ गया ना, हेलो मिल गया मुझे, एक बढ़ गया, वर्ल्ड मिल जाएगा तो 2 हो जाएगा। If I get how 3, R 4, Q 5, every time I cross a boundary, not blank followed by blank, one word will end, and I will count the number of words. Continue. चले जाओ आगे, but wait, you have to set previous x, because previous x के ऊपर तो सत्तारों बता रहे हैं, वो नहीं क्या है। Now the current x is blank, so previous x will acquire blank. Next time when I go there again, suppose I was here, I will get this blank. Suppose I was here, then the previous x is set to blank, next one will be not blank. When that happens, the other fourth possibility, there are exactly 4 possibilities. Either this is blank, previous blank, or this is not blank, previous not, or this is blank, previous not. And what is the fourth possibility? If x is not blank, and previous x is blank. ठीक है? When will that happen? X is not blank, previous x is blank. This will happen here, 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 and here. The only cases in this sample where x is not blank, previous x is blank. Notice that each of these cases is happening when a new word is starting. न्यू वर्ड स्टार्ट करने के लिए हमें क्या सेटअप करना पड़ेगा? अभी जो कैरेक्टर आया है वो नॉन ब्लैंक, हमें वर्ड में डालना है, लेकिन हमें नए वर्ड के 0th पोजीशन में डालना है। हमें नए वर्ड के 0th पोजीशन में डालना है। ये नया वर्ड हो गया, पुराना तो हमने बंद कर दिया है, ये नया वर्ड हो गया। ये एक्स हो गया। अब हमें अगले अक्षर की तैयारी करनी है। अगला अक्षर हो सकता है नए वर्ड का हो, या हो सकता है एक ही अक्षर का वर्ड खत्म हो जाए, लेकिन मुझे जे को तैयार करना पड़ेगा, प्रीवियस को चेंज करना पड़ेगा। राइट नाउ से जे प्लस प्लस एंड आई विल से विद एक्स।
और ये सब लिखने के बाद में ये मैं फॉर लूप Are you convinced that I will get my correct? But don't be convinced. We might have made some mistake. Write this program. Type this program. I hope this discussion was useful. समझ में आया कैसे लॉजिक लगा? अब ये प्रोग्राम आपने लिखा है, इसको ट्राई करो मशीन पे, चलाओ और उसमें सी आउट स्टेटमेंट डालो। एक एक वर्ड निकालने के बाद में के की वैल्यू क्या है वहाँ पर, एन वर्ड्स की वैल्यू क्या है, आई की वैल्यू क्या है, जे की वैल्यू क्या है, ये उसमें आपको दिखेगा। इसको हाथ से एग्जीक्यूट करो, 2 वर्ड का लिखो, हेलो वर्ड इतना ही लिखो, बीच में 2-3 लाइन डाल के देखो चलता है कि नहीं चलता। बट यू आर कन्विंस्ड दिस विल वर्क। आई विल मेक ओनली वन सजेशन, लुक एट दिस, वी were saying this continuous statement because after this we don't want to do anything else, we want to go to the next iteration of k. That is why we have written continue, इसलिए continue लिखा। लेकिन अब अगर इस प्रोग्राम को देखते हैं, इस प्रोग्राम में 4 if स्टेटमेंट और चारों if जो है वो यूनिक है। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो बाकी तीनों ट्रू कभी नहीं होंगी, अगर ये ट्रू है तो बाकी तीनों नहीं होंगी। तो इसलिए ये कंटिन्यू कहीं भी लिखने की हमें जरूरत ही नहीं। एक स्पेशल केस, क्यों? अगर ये कंडीशन ट्रू हुई तो मैं ये काम करूंगा, लेकिन गारंटीड है कि ये कंडीशन ठीक नहीं रहेगी। आर यू श्योर? नो, आई हैव टू राइट दैट। आई टेल यू व्हाई। इन दिस कंडीशन इज ट्रू, यू आर चेंजिंग प्रीवेक्स। अगर यहां से आप यहां आ जाते हो तो प्रीवेक्स की वैल्यू बदल गई है। देखिए ये चारों कंडीशन जो लिखी है वो ये सोच के लिखी है कि हर कंडीशन ओरिजिनल एक्स और प्रीवेक्स के ऊपर काम करेंगे। कोई भी कंडीशन सही होने के बाद आप प्रीवेक्स को चेंज कर रहे हो, उसके बाद अगर आप कोई कंडीशन चेक करोगे तो बराबर नहीं होगा। तो इसलिए ये कंटिन्यू लिखना जरूरी है। यानी भैया ये कंडीशन अगर आपको मिल गई, ये करो, सीधे अगले के पे चले जाओ, डोंट चेक एनी अदर कंडीशन। You can understand what will happen if another condition is checked, because prevex has changed. Every condition you have to say either do this or do this or do this or do this. But after checking one condition and going inside, never check other conditions, because in those conditions you are comparing prevex with something, and prevex has changed because of it. So continuous statement is required in each of these. Understand? And